हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का वही स्पेशल सेशन जिसमें आपको उपलब्ध कराए गए प्रीवियस ईयर सेट के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। आज यहां पर मैं उपस्थित हुआ हूं सेट 12 के आंसर और उसमें मौजूद ग्रामेटिकल नॉर्म्स की चर्चा के लिए। इससे पहले उपलब्ध कराए गए 11 सेट मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए होंगे। आप सब ने उसमें धीरे धीरे अपने अंक अच्छे किए होंगे और अब आपको एरर स्पॉटिंग से स्पेशली डर कम लगता होगा और आप थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते होंगे। देखिए, एरर स्पॉटिंग के साथ कुछ चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है और मैं आपको अपनी तरफ से यह सलाह जरूर दूंगा कि इन चीजों का ध्यान आप जब कभी भी एरर स्पॉटिंग को बना रहे होते हैं जरूर रखें। सबसे पहले तो फुली फोकस्ड होकर के बनाएं, एक एक सेक्शन को ध्यान से पढ़िए कि वहां पर कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म लगा हुआ है। दूसरी बात है कि मन में आपको ये बिल्कुल होना चाहिए कि इसका एक ऑप्शन नो एरर भी है जो कि ई में है और हर बार ये ध्यान में रखकर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कि ए, बी, सी या डी में से ही कोई आंसर होगा, कहीं ना कहीं आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा और आपका अटेम्प्ट गलत हो जाएगा और आप माइनस कर बैठेंगे। इसीलिए जब कभी भी आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को बनाते हैं, जब सभी सेक्शन आपकी समझ के हिसाब से ठीक लगे तो नो एरर भी टिक करने की आदत डालिए। वैसे अमूमन बच्चे जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब वो लास्ट में कोई ऑप्शन ना बचे तो नो एरर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर बच्चे क्लासरूम में ये सवाल मुझसे पूछा करते थे कि सर नो एरर वाले का क्या करें, यहीं पर फंस जाते हैं। तो ये अभ्यास से आपके लिए सार्थक हो सकेगा और आप इसे कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ये ध्यान में बने रहना चाहिए कि एक ऑप्शन नो एरर भी है। दूसरी बात है कि जितने भी सेट्स मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने, उसमें जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स है मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसे लिखिए जरूर और हर एक नए सेट को बनाने से पहले एक सरसरी निगाह उस पर अगर डालेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि एक ही नॉर्म्स पर कई सारे क्वेश्चन आपको कई जगह दिखते हैं और अगर वो नॉर्म्स आपके ध्यान में है तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव अंक होगा और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। तीसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि अब तो सर करा ही रहे हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग की क्या जरूरत है। न्यूज़पेपर रीडिंग को कभी बंद मत करना, क्योंकि ये एक जरिया है जहां पर आप ये समझ पाते हैं कि किसी एक सेंटेंस में शब्दों की जो बनावट है, जो उसका जो संगठन है, जो उसे जोड़ा गया है, जो कनेक्शन है वो किस तरीके का है। और धीरे धीरे जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग के आदी हो जाते हैं तो इतना समझ पाने में सक्षम जरूर हो जाते हैं कि सेंटेंस की रचना पढ़ करके आपको यह पता चलेगा कि गड़बड़ कहां है। भले ही आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को ना बना पाए, ये ना बता पाए कि वहां एक्चुअली गड़बड़ क्या है, बट ये महसूस जरूर कर पाएंगे कि यहां गड़बड़ है। और यही एक आधार है जो बहुत सारे बच्चे आपके सामने क्वेश्चन बनाते होंगे, अच्छे अंक भी लाते होंगे, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि यहां पर होगा क्या। तो इस चीज को विकसित करने के लिए, और वैसे भी इंग्लिश में हमेशा से रीडिंग की कमी रही है, हम लोगों ने बचपन से जो अपनी भाषाएं हैं उस पर ज्यादा जोर देते हैं, उसी भाषा में पढ़ना प्रेफर करते हैं। इसीलिए इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है, इसको जरूर करें। एक और बात कि जो और सारे एपिसोड्स यहां पर आते हैं, जैसे कि पिछले दिन मैंने वॉइस शुरू की है, तो उसको आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। उसको आप इस बेसिस पर ही देखो कि आपको रिव्यू करना है। इस आधार पर जो मेरे नजरिए की बात है, जो मैं कंसेप्चुअल अप्रोच आपके सामने रखता हूं, वो शायद आपके लिए मददगार साबित हो। चलिए यहां पर इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी इस बात को मानते हुए हर आने वाले अगले सेट को बनाएंगे और अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाएंगे, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक और चीज, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बिना सेट बनाए हुए सिर्फ आंसर देखने के लिए सामने चले आते हैं कि भाई आंसर करना है, भगा भगा करके आंसर देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपका फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि अगर आपने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो वीडियो यहीं पर रोकिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप पहले डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर मेरे साथ आइए ये देखने के लिए कि उसका आंसर क्या है और जो आपने सोचा वो मेरे एक्सप्लेनेशन से किस तरीके से अलग है या फिर उसमें क्या सिमिलैरिटी है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा जरिया साबित होगा जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। तो यहां पर बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अपने आंसर से नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि इस सेट 12 में उपलब्ध 15 क्वेश्चन के आंसर क्या हैं और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा।
आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सेट में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या हैं और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। सेशन शुरू करने से पहले इस चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि हर अपलोड की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। हर एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा, एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और उसके पीछे छिपे हुए ग्रामेटिकल नॉर्म्स की चर्चा भी करेंगे। एक सुधार यहां पर मैंने करवाया था पिछले दिन। मैंने कहा था कि सेट 12 का पहला क्वेश्चन यानी 57th, सेट 10 के बाद नंबर करने में गड़बड़ी हुई थी और 11 अंकों का फासला हो गया था। सेट 11 में जो 53 क्वेश्चन होना चाहिए था वो 42 करके लिखा गया था और इसलिए मैंने पिछले सेट के आंसर में वो हिंट भी किया था स्लैश लगा करके कि 42 है, ये 53 होना चाहिए। तो इसलिए सेट 12th का जो पहला क्वेश्चन है वो 57th नहीं 68th है और इसमें मैंने कहा था कि ए नंबर ऑप्शन जो है जहां डिजर्व्ड लिखा हुआ है उसको डिजर्व्स करना है और ऐसा मेरी मर्जी से नहीं करना है। कॉर्पोरेशन बैंक पीओ एग्जाम 2/9/2007 में जो क्वेश्चन है वहां पर डिजर्व्स ही है, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है और हम उसी को ध्यान में रखते हुए सवाल को बनाएंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं और वो है 68वां इस सेट का पहला सवाल। इसमें कह रहा है कि ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर ऑल रिकॉर्ड्स ही अचीव्स। सबसे बड़ी बात है इसको आप देखिए कि लिखा हुआ है ही अचीव्स। अब देखिए कि ये अचीव्स है, इसका मतलब है कि अभी करती है, तो इससे सेंटेंस का अर्थ जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है कि जब प्रशंसा किसी चीज के लिए होती है जब वो पहले अचीवमेंट हो गया हो, मतलब आपने कुछ अचीव किया तो लोग कहते हैं हाँ भाई आपने अच्छा किया और आप प्रशंसा के हकदार हैं। तो यहां पर कह रहा है कि ही डिजर्व्स और सबसे पहले अगर आप सीक्वेंस ऑफ टेंस भी देखेंगे तो पहला जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट सिंपल में है, तो इससे पहले की घटना है कि फॉर ऑल रिकॉर्ड्स ही अचीव्ड या नहीं तो ही हैज अचीव्ड। इसके सीक्वेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, हैज अचीव्ड लगाएंगे या नहीं तो किसी एक पास्ट टाइम की चर्चा करने के से भी जो है इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो जाएगा। मतलब पुराने समय में कि उसने जो हासिल किया है उसके लिए वो प्रशंसा का हकदार है या उसने जो हासिल किया, तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं और पास्ट सिंपल में भी लिख सकते हैं। यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप दोनों टेंस में रख सकते हैं इसको और ऐसा करने से ये सेंटेंस सही हो जाएगा और इसीलिए 68th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हम क्या करेंगे, अचीव्स जहां लिखा हुआ है उसको हम, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अचीव्ड करें या हैज अचीव्ड करें, दोनों करने से मेरा जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 69th कह रहा है ड्यूरिंग द फ्लड शिल्पाज कलीग्स प्रेड फॉर हर सेफ्टी। अब देखिए कलीग्स देख करके बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि ये प्लूरल है तो देयर होना चाहिए, नहीं, यहां पर कह रहा है ड्यूरिंग द फ्लड शिल्पाज कलीग्स प्रेड फॉर हर सेफ्टी और शिल्पा के लिए है इसलिए हर सिंगुलर सही है कि बाढ़ के दौरान शिल्पा के दोस्तों ने उसकी सलामती के लिए दुआ की। तो यहां पर जो हर है वो एक्चुअली सही है और इसीलिए 69th क्वेश्चन का हर पोर्शन ए से लेकर के डी तक सही है और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो एरर और ऑप्शन होगा ई। एक बार फिर से सुनेंगे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द फ्लड बिल्कुल सही है, बाढ़ के दौरान, शिल्पाज कलीग्स बिल्कुल सही है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं हम रिलेशन को दर्शाने के लिए, प्रेड फॉर हर सेफ्टी और हर का प्रयोग किया गया है शिल्पा के लिए इसलिए आजन ये सही है। चलिए जो 70वां सवाल है वो देखते हैं और इसमें एक जानकारी है कि देखिए सो और वेरी इस दोनों का प्रयोग हम करते हैं एडजेक्टिव के साथ भी और एडवर्ब के साथ भी, इसका भी करते हैं एडजेक्टिव के साथ भी और एडवर्ब के साथ भी, दोनों का प्रयोग किया जाता है मतलब क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, मतलब उसमें जो है एम्फेसिस जोड़ने के लिए हम सो और वेरी का प्रयोग करते हैं। जब गुड बोलते हैं उसमें वेरी जोड़ते हैं तो उसकी जो है उसको एम्फेसिस कर देते हैं, वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा। यहां पर ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग जब करते हैं तो नाउन का प्रयोग उसके बगल में नहीं होगा और इसके साथ नाउन का प्रयोग होता है।
तो ये ध्यान रखना है कि दोनों में वही अंतर है और कोई अंतर नहीं है कि इसके साथ हम जब बोलते हैं तो कहते हैं सो ब्यूटीफुल, सो क्लेवर। इसके बाद आगे बॉय लगाना अनुचित है, सो क्लेवर बॉय नहीं, वेरी क्लेवर बॉय, ये सही है। इसीलिए जब आप 70th क्वेश्चन को देखेंगे तो कह रहा है एवरीवन एडमायर्स दीपा। अब एवरीवन इज सिंगुलर, हमेशा से ध्यान रखिएगा, एवरीवन इज सिंगुलर, एडमायर्स दीपा बिल्कुल सही है। बिकॉज ऑफ हर एबिलिटी टू जनरेट आइडियाज लगा हुआ है आगे, इसलिए सो गुड आइडियाज नहीं, वेरी गुड आइडियाज। यहां पर सो को हटा देंगे और लगाएंगे वेरी, और इसीलिए जो 70वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हम वेरी और सो दोनों का प्रयोग करते हैं क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ इसका प्रयोग किया जाता है और ये एम्फेसिस करने के लिए यूज करते हैं, उसमें और जो है इंटेंसिटी उसकी बढ़ाने के लिए और ज्यादा उसको इंटेंसिफाई करने के लिए हम प्रयोग करते हैं सो और वेरी का। ध्यान रखेंगे कि सो का प्रयोग जब करेंगे तो आगे नाउन का प्रयोग नहीं होगा, वेरी का प्रयोग करेंगे तो नाउन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जो 70वें का आंसर हो जाएगा, हम डी वाले पोर्शन में से सो को हटा करके वेरी लगा देंगे। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 71वां कह रहा है द कंपनी हैज अनाउंस्ड अ बोनस फॉर ऑल, और ऑल के साथ प्लूरल का यूज करते हैं। ऑल के साथ जो है वो क्या हो जाता है, नाउन प्लूरल, और इसीलिए यहां जो एम्प्लॉई है वो हो जाएगा एम्प्लॉइज, ऑल एम्प्लॉइज हु अचीव। अब देखिए हु, मैंने पहले ही कहा था कि हु की जो कैपेसिटी है उसके पहले आने वाले के हिसाब से होता है, और इसीलिए आगे लिखा हुआ है अचीव। ये भी अचीव भी ये बताता है कि उसके पीछे जो आया है नाउन उसे प्लूरल होना चाहिए। वैसे ऑल के साथ ऑल बुक्स, अनकाउंटेबल होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर सीधा सा है ऑल एम्प्लॉइज नॉट एम्प्लॉई, और इसीलिए जो 71 का आंसर हो जाएगा सी। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉई जो यहां पर सिंगुलर है इसे हम प्लूरल में तब्दील कर देंगे और यह सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। चलिए 72वां देखा जाए, और ये पिछले दिन जो बताया मैंने उसी पर है। एनी का यूज मैंने बताया था कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। कह रहा है कि द कैशियर कैन नॉट गिव। अब यहां पर देखिए जब इधर लगा हुआ है कैन नॉट, तो आगे नो लगेगा नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए, एनी। और वैसे भी आप व्यवहारिकता जो है, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है, उसके आधार पर भी ये समझ पाएंगे कि यहां पर नो लगाना जो है, जब कह रहा है कैन नॉट गिव नो एक्सप्लेनेशन, नहीं एनी एक्सप्लेनेशन, तब यहां पर यह सही हो जाएगा कि द कैशियर कैन नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द मनी दैट इज मिसिंग, और इसीलिए जो 72वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और इसकी चर्चा मैंने पिछले एपिसोड में शायद की है, एनी के बारे में मैं यहां पर ऐड कर दे रहा हूं, आपको उसे जरूर देखना चाहिए। डाउनलोड कीजिए, 11वें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे बनाइए जरूर। ये आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए रामबाण साबित होगा, बहुत जरूरी है एयर स्पॉटिंग, और एसएससी वालों के लिए तो विशेष करके, क्योंकि 20 सवाल होता है। चलिए 73वां देखा जाए, बड़ा ही आसान सा है और इसकी भी चर्चा मैंने किसी एपिसोड में की है, ये पुराने एपिसोड पर ही है कि एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग मैंने बताया था, उसी पर है कि द मैनेजर हैज कॉन्फिडेंस इन द इंजीनियर एबिलिटी, नहीं इंजीनियर्स एबिलिटी होगा। एपोस्ट्रोफी एस जो है इंजीनियर के ऊपर जोड़ेंगे कि इंजीनियर की क्षमता, तो यहां पर जो है का के की मैंने बताया था रिलेशन दर्शाने के लिए, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे यहां पर, और इसीलिए जो 73वें का भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि इंजीनियर एबिलिटी, इंजीनियर भी नाउन है, एबिलिटी भी नाउन है, और इस तरीके से इसको ऐड नहीं किया जाता है। आपको इसमें रखना होगा कि आपको ये कहना है कि इंजीनियर की क्षमता, तो यह जो का के की का सेंस है ये हम एपोस्ट्रोफी एस से देते हैं, और इसीलिए इंजीनियर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, इंजीनियर्स एबिलिटी, और तब जाकर के इस सेंटेंस का सेंस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। चलिए 74th देखा जाए, यहां पर एक वर्ड है अशाइन।
इसके साथ जब टू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है टू गिव अ पर्टिकुलर जॉब और पीस ऑफ वर्क टू समवन। टू गिव अ पर्टिकुलर जॉब और पीस ऑफ वर्क टू समवन, मतलब किसी चीज के लिए, किसी जॉब के लिए अगर कहीं पर किसी को असाइन करते हैं तो उस असाइन के साथ टू का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि ही हैज बीन असाइंड विद, नहीं, यहां पर हो जाएगा टू, क्योंकि आगे देखिए कि टू दैट टीम बिकॉज ही इज वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। बिल्कुल किसी ना किसी जॉब को उस टीम में इसलिए रखा गया है ताकि वो एक किसी पर्टिकुलर जॉब को अंजाम दे सके, इसलिए यहां पर जो असाइन के साथ होगा इसमें असाइन टू, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 74th का वो हो जाएगा बी। यहां से हम विद को हटा देंगे और उसके साथ लगाएंगे टू। चलिए 75वां देखा जाए, और ये भी व्यवहारिकता के आधार पर ही बनने वाला जो सेंटेंस है 75, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, आप सेंस अगर पकड़ पाएंगे तो आसानी से जो है समझ जाएंगे। कह रहा है द कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लॉन्च्ड। सही है, कैन बी लॉन्च्ड बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, कि किसी के द्वारा होगा, तो करने वाले को हमने नहीं लिखा है, हमने सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू किया है और हम ये बताना चाहते हैं कि इज एक्टेड अपॉन, मतलब एक्शन किस पर हो रहा है, हमने उसकी चर्चा की है। द कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लॉन्च्ड अनलेस द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। अनलेस का प्रयोग इस तरीके से नहीं करते हैं। अनलेस का प्रयोग हम जब भी करते हैं एक सब्जेक्ट होना चाहिए, आगे वर्ब होना चाहिए। अनलेस नेगेटिव का सेंस जरूर देता है, लेकिन हम कहते हैं अनलेस ही प्लेज, मतलब है कि यदि वह नहीं खेलता है। इस तरीके का सेंटेंस इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो यहां पर जो है अनलेस, जब इसकी चर्चा आगे आएगी बहुत जगहों पर, इसको हटा करके हम विदाउट लगाएंगे वहां पर, तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर ने यहां पर अनलेस की चर्चा नहीं की है। मैं इसकी चर्चा वहां करूंगा जब अनलेस किसी सेंटेंस में आ जाएगा, उस तरीके से जिस तरीके से इसका यूज होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, लॉन्च्ड अनलेस द अप्रूवल, नहीं, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, मतलब है कि बोर्ड की के अप्रूवल के बिना ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए लॉन्च्ड के बाद जो अनलेस लगा हुआ है उसको आप विदाउट में चेंज करेंगे, और विदाउट में चेंज करने से आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 75th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या करेंगे, अनलेस को हटाएंगे और वहां पर ऐड करेंगे विदाउट। आइए अब सवाल नंबर 76 देखा जाए। 76 में इंस्टीड के बाद ऑफ मिसिंग है। देखिए यहां पर जो इंस्टीड है इसके बगल में ऑफ लगाएंगे, इंस्टीड ऑफ, तब जो है ये सेंटेंस सही प्रयोग होगा। ऐसे इंस्टीड लिखना भी सही है, लेकिन उसका प्रयोग तब करते हैं जब उसको हम एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। इंस्टीड अकेले तब प्रयोग होता है जब वो एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है, और यहां पर संदर्भ के हिसाब से उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इसमें हम ऑफ ऐड कर देंगे और ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 76 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। इंस्टीड ऑफ क्रिटिसाइजिंग व्हाई डोंट यू हेल्प विद द प्रेजेंटेशन। यहां पर सिंपल सा है कि इंस्टीड के बाद हम ऑफ का प्रयोग करेंगे और मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, और इसलिए 76 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। चलिए 77वां सवाल देखा जाए। बड़ा ही आसान है और ये कई बार मैंने बताया है। कह रहा है कि मिस्टर रामचरण सेठी was not given a promotion because he is frequent absent, नहीं, frequently absent। क्या हो जाएगा, frequently absent, ly लगाएंगे इसमें, frequently आगे जो absent है वो जो है वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और आपको पता है कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब का प्रयोग वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंट है उसको हम फ्रीक्वेंटली बना देंगे, जिससे वो एडवर्ब में तब्दील हो जाएगा, और तब जो ये सेंटेंस है बिकॉज ही इज फ्रीक्वेंटली एब्सेंट, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 77वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। हम यहां पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे, फ्रीक्वेंट में हम ly ऐड करेंगे, फ्रीक्वेंटली एब्सेंट। चलिए 78th, ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, लेकिन मुझे जैसा अनुभव होता है कि बहुत सारे बच्चे को ये अंतर नहीं पता है। ये उसी तरह का अंतर है जैसे मैंने इजी और ईज, इजी एडजेक्टिव था और ईज उसका वर्ब वाला फॉर्मेट है। यहां पर देखिए इस सवाल में कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ सो मेनी हार्डशिप
अमर हैज मैनेज टू सक्सेस, और आपको पता है कि टू के साथ हम वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं, और ये जो सक्सेस है ये आपका है नाउन, और इसका जो वर्ब वाला फॉर्मेट है वो है सक्सीड, और ये हो जाएगा वर्ब। इसका मतलब होता है सफल होना, और इसका मतलब होता है सफलता। तो जब भी हम लगाएंगे टू के साथ तो वर्ब का पहला फॉर्म, और इसीलिए जो सक्सेस है उस फॉर्मेट पर फिट नहीं बैठेगा, वहां क्या हो जाएगा सक्सीड, और तब जाकर के मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा कि इन स्पाइट ऑफ सो मेनी हार्डशिप अमर हैज मैनेज टू सक्सीड, और बिल्कुल ये सही हो जाएगा, और इसीलिए जो 78वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये बात ध्यान रखिएगा कि सक्सेस नाउन की तरह प्रयोग होता है, उसका जो वर्ब वाला फॉर्म है वो है सक्सीड। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे इजी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और उसका वर्ब वाला जो फॉर्म है वो है ईज। चलिए 79th देखा जाए, कह रहा है द ऑनगोइंग मर्जर among the two companies, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि among का प्रयोग जो होता है ये होता है 2+ के लिए, 2 से ज्यादा, और between का जो प्रयोग होता है ये होता है 2 के लिए। इस दोनों का सेंस होता है के बीच में, मतलब है कि 2 के बीच में अगर कहना हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, 2 से ज्यादा के बीच में कहना हो तो हम among का प्रयोग करेंगे। और एरर आपको दिख गया होगा कि द ऑनगोइंग मर्जर, among नहीं, बिटवीन द टू कंपनीज विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन में हम among को हटाएंगे और बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और इसीलिए जो 79 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ध्यान ये रखना है कि among का प्रयोग 2 से ज्यादा के बीच में होता है और बिटवीन का प्रयोग 2 के बीच में होता है। चलिए 80th कह रहा है इट इज एविडेंट दैट द बैंकिंग सेक्टर हैज, और आपको पता है ये बड़ा ही आसान सा सवाल है कि जब हम हैज का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं, और यहां जो लिखा हुआ है अंडरवेंट, ये दूसरा फॉर्म है अंडरगो, अंडरवेंट, अंडरगॉन, और इसीलिए जो इसमें बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर के हिस्से में अंडरवेंट को हम अंडरगॉन में चेंज करेंगे, और तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसीलिए जो 80 नंबर सवाल है उसका जवाब है बी। ध्यान रखेंगे कि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग होता है, और अंडरवेंट ऑफ कोर्स तीसरा नहीं है, इसलिए हम उसको अंडरगॉन में चेंज कर देंगे। चलिए 81वां सवाल भी पहले से बताया हुआ है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट अ मोर डिटेल्ड होना चाहिए एनालिसिस ऑफ कस्टमर नीड्स एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग इज रिक्वायर्ड। अब देखिए कि पहले से ज्यादा डिटेल्ड होना चाहिए, तो उसको जो है और ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत है, दैट्स व्हाई यहां पर मोर डिटेल नहीं, डिटेल्ड होना चाहिए, और 81 का जो है बी, डिटेल की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, डिटेल्ड, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी चर्चा मैंने पिछले किसी एपिसोड में की है, देखिए जरूर, आपने नोट डाउन किया होगा, और इसीलिए जो 81 नंबर सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, ओवर द नेक्स्ट 5 years द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट एट लेस, नहीं, ये बोलचाल में यूज होता है एटलीस्ट, मतलब है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट लेस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहां पर एट लेस में लेस हटा करके हम लीस्ट में चेंज करेंगे, $350 billion, और तब जाकर के ये सेंटेंस सही हो जाएगा, और इसीलिए जो 82वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। हम क्या करेंगे, लेस को करेंगे लीस्ट, और ये ध्यान रखना है कि लीस्ट जो है एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम। आज का सेशन बड़ा ही इजी था, इसमें 2-4 क्वेश्चन जो है
पुराने पढ़ाए गए सेशन से भी थे। मैंने आज जो यहाँ पर विशेष बात बताई वो बताई सो और वेरी की। इसको एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। सो को इस्तेमाल करने में ध्यान रखना है कि आगे नाउन का प्रयोग नहीं करना है। वेरी के साथ आप कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि असाइन के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं जब किसी को कोई पीस ऑफ वर्क या कोई जॉब दिया जाता है करने के लिए, तब हम असाइन के साथ टू का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने बताया कि बिटवीन और एमंग का प्रयोग, तो एमंग का प्रयोग हम करते हैं दो से ज्यादा के बीच में और बिटवीन का प्रयोग करते हैं दो के बीच में। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे। आप अपना अंक कमेंट में लिख करके जरूर सूचित करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अचानक से गायब हो गए हैं और शायद उन्होंने बनाना छोड़ दिया है। खैर, ये तो आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी व्यवहारिकता है। मैं इसी तरीके से हर सेट जो मैं उपलब्ध कराता हूं उसके आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होता रहूंगा। आप बनाएं, इसी में आपका फायदा है क्योंकि एग्जामिनेशन रुकने वाला नहीं है। आज के एपिसोड के अंत में भी एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप अगर पिछले एपिसोड तक दिए गए सेशन को बना चुके हैं तो इसे डाउनलोड करिए और बनाकर तैयार रहिए। जब हम क्रम से वहां पहुंचेंगे तो इस सेट का भी आंसर जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और आपका वीडियो कोई भी मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। अगले दिन सेट 13 के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।